तो कहीं हंगामा हुआ, कहीं बहस हो गई, कहीं किसी पर गिरी है गाज, तो कोई अपनी पीड़ा सुना रहा है। जी हां, हेडलाइंस के बाद अब बात उन शहरों की जहां की खबर आज सुर्खियों में छाई हुई है। तो चलिए अपने संवाददाताओं से ही जानते हैं कहां हुआ, क्या खास हुआ। देवास में जिला योजना समिति की बैठक के दौरान मंत्री जीतू पटवारी और बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच तीखी बहस हो गई। ये बहस उस वक्त हुई जब वहां पर जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। देवास में मुद्दों की जगह जिला योजना समिति की बैठक विवादों की भेंट चढ़ गई। विवाद मंत्री जीतू पटवारी और संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच हुई। बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई कि मंत्री जीतू पटवारी ने सांसद महोदय को उनका सामान्य गान याद दिला दिया। जीतू पटवारी ने बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी से यहां तक कह दिया कि वो चाहें तो जिला योजना की समिति से उनको बाहर भी कर सकते हैं। इतना सुनते ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी भड़क गए और फिर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। खास बात यह है कि ये पूरी घटना उस वक्त हुई जब जिला योजना समिति की बैठक के लिए जिले के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। बात बढ़ी तो जीतू पटवारी के समर्थन में वहां मौजूद पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों की आवाज भी तेज हो गई। इस पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने आपत्ति उठाई और कहा कि वो देवास की जनता के तरफ से इस बैठक में मौजूद हैं, उन्हें यहां से कोई बाहर नहीं कर सकता। काफी जद्दोजहद के बाद दोनों के बीच विवाद खत्म हुआ और तब जाकर चर्चा हो सकी। ऐसा पहली बार नहीं है जब मंत्री और सांसदों के बीच इस तरीके की नोकझोंक देखने को मिली हो, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठने वाले जनप्रतिनिधि आखिर इस तरह का व्यवहार करते ही क्यों हैं। सीएए के समर्थन में बीजेपी की राजगढ़ में निकाली गई रैली पर मचा विवाद अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गए हैं। राजगढ़ में सीएए के समर्थन में बीजेपी की रैली के दौरान भाजपाई और अफसरों के बीच जमकर विवाद हो गया था। इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज होती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज भोपाल पहुंचे और यहां पर उन्होंने निजी अस्पताल में इलाज करा रहे भाजपाइयों से मुलाकात की। प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही राजगढ़ में हुई घटना के लिए कलेक्टर को हटाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि जो अफसरों के द्वारा कार्रवाई की गई है वो उनके पीठ थपथपाने के लायक है और अब इस पूरे मामले को लेकर संबंधित भाजपाइयों के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद वो गुड गवर्नेंस की दिशा में एक नई पहल करने जा रही है। इसमें अब सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कमलनाथ 26 जनवरी को इंदौर से करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी करेगी। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और खाने की होम डिलीवरी कराते हैं, ठीक उसी तरह सरकारी सेवाओं का लाभ भी आप घर बैठे उठा सकेंगे। इसके अंतर्गत आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। लोक सेवा गारंटी के तहत ऑनलाइन आवेदन पर ये सरकारी सुविधाएं आपको अपने घर बैठे मिल जाएंगी। एमपी में सबसे पहले इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस नई योजना की शुरुआत की जाएगी। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ इस योजना की शुरुआत करेंगे। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वे इसका शुभारंभ करेंगे। शुरुआत में 6 सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी कराई जाएगी। बाद में इसके अंतर्गत अन्य सरकारी सेवाओं को भी जोड़ दिया जाएगा। इंदौर के कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव को इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेवा की शुरुआत पहले शहरी क्षेत्रों में होगी और बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इससे लोगों को तहसील और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। 26 जनवरी को इंदौर को एक और मौका मिलने जा रहा है, जिसमें 18 साल बाद कोई सीएम यहाँ पर ध्वजारोहण करेगा। इससे पहले तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह ने 2002 में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की थी और उसके बाद सीएम कमलनाथ यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे। आपने अब तक कई बारातें देखी होंगी और उनमें शामिल भी हुए होंगे, लेकिन इंदौर में अनोखी बारात
इंदौर वासियों को देखने को मिली। इस बारात में ना तो दूल्हा घोड़ी पर दिखाई दिया, ना ही बैंड की धूम दिखाई दी। दूल्हा रोड पर बारातियों के साथ सरपट दौड़ता दिखाई दिया। करीब 11 किलोमीटर दौड़कर बाराती और दूल्हा दुल्हन के मंडप तक पहुंचे। इस अनोखे तरीके से बारात निकालकर फिट इंडिया का संदेश दिया गया। दरअसल फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवी ने सेहतमंद जीवन शैली का संदेश देने के लिए इस अनोखी बारात को निकालने का प्लान किया था, जिसके तहत उन्होंने अपने घर से दुल्हन के घर तक की दूरी 11 किलोमीटर को दौड़कर ही तय किया था। इस दौरान उनके साथ बाराती भी मौजूद रहे, जो कि बारात की तरह डांस करते और दौड़ते नजर आए। बारातियों ने खास ड्रेस कोड के चलते पीली टी शर्ट पहनी थी। नीरज ने बारातियों के साथ दशहरा मैदान से दौड़ लगाना शुरू की और विवाह स्थल से थोड़ा पहले तक दौड़कर ही गए। इस बारात में 17 साल के युवा से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी बारात में दौड़ती और डांस करती नजर आई। बारात के कारण बाधित होते ट्रैफिक, पटाखों के प्रदूषण जैसी तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए नीरज ने इस विकल्प को चुना था। शुरुआत में परिवार के सदस्य राजी नहीं हुए, लेकिन सेहतमंद होने के लिए वह भी शामिल हुए। दूल्हे की इस अनोखी पहल पर उनकी दुल्हन ने भी खासी खुशी जाहिर की। इस अनोखी शादी में केवल सेहतमंद रहने का संदेश नहीं दिया, बल्कि पर्यावरण का संदेश भी दिया गया। पूरे विवाह समारोह में प्लास्टिक और डिस्पोजल का इस्तेमाल नहीं किया गया। दुल्हन के घर आने के बाद इसने भोज दिया गया, उसमें सेहतमंद फूड को खास ध्यान रखा गया। खाने में कम से कम तेल का प्रयोग किया गया, साथ ही हरी सलाद और हेल्दी फूड को प्रमुखता दी गई। मुरैना जिला चिकित्सालय के दवा स्टोर के बर्खास्त इंचार्ज लोकेंद्र कुशवाहा द्वारा तत्कालीन CMHO डॉक्टर विनोद गुप्ता को गोली मारकर हत्या करने की धमकी दी है। धमकी के बाद पूरा मामला कोतवाली पुलिस की जांच में है। दरअसल यह पूरा मामला 50 लाख की दवा घोटाले से जुड़ा हुआ है। तत्कालीन CMHO डॉक्टर विनोद गुप्ता की द्वारा जांच की गई, जिसमें स्टोर इंचार्ज लोकेंद्र कुशवाहा द्वारा 50 लाख की दवाओं का बाजार में बेचकर घोटाला किया गया था। कुछ डिजिटल एक्सरे की फिल्म भी इसमें बेची गई थी, जो सबलगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र को भेजना बताया गया था, लेकिन सबलगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र में डिजिटल एक्सरे की मशीन ही नहीं है। इसी कारण यह पूरा खुलासा हुआ और जब इस पूरे मामले की जांच टीम गठित की गई, उसके बाद में यह खुलासा हुआ और पाया गया कि स्टोर इंचार्ज लोकेंद्र कुशवाहा द्वारा 50 लाख की दवाओं का घोटाला किया है। हालांकि पूरी जांच के खुलासे के बाद स्टोर इंचार्ज लोकेंद्र कुशवाहा को बर्खास्त कर दिया गया और पूरा मामला जांच में है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट इसमें तब आया जब जांच कर रहे CMHO डॉक्टर विनोद गुप्ता को ही CMHO पद से भी हटा दिया गया मध्य प्रदेश शासन द्वारा और उनकी जगह नए CMHO डॉक्टर RC बानिल को बैठाया गया है। अब देखना होगा कि जांच के बाद कितने और बड़े दवाओं का खुलासा हो पाता है। टायर फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान होकर रतलाम कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचा है सतरुंडा गांव का एक किसान परिवार। खास बात यह कि ये सभी परिवार के जो बच्चे हैं अपने मुंह पर कालिख लगाकर यहाँ पर पहुंचे हैं, विरोध जता रहे हैं इस टायर फैक्ट्री का। तो परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं। दादा, क्या परेशानी है, कब से आप ये परेशानी झेल रहे हैं यहाँ पे? साल से परेशान है, हमको धुआं से बहुत नुकसान हो रहा है, बदबू आती है, बदबू की वजह से हम नींद भी नहीं आती है, बहुत खराब आती है। फसलें कैसी हो रही है? फसल नष्ट हो रही है। 6 साल से किसान परिवार परेशान है, ये बच्चे हैं पहुँचे हैं, स्कूल भी जाते हैं और पूरा जो शरीर है और पूरे हाथ पैर काले करके यहाँ पे विरोध जता रहे हैं। फसल ये है, चने की फसल इन्होंने बोई है। और कितनी फसल हो रही है यहाँ पे आपकी? 20 बीघा की, कई फसल नहीं हो रही हमारे। ऐसा दुखी हमें दाड़की मंजूरी कर करके खा रहा है, अबे मंजूरी भी नहीं हो रही है और अबे आपकी जल सुनवाई में आई है और नहीं सुनोगा सॉरी के दवा पिलाई दूंगा, मुंह पी जाऊंगा, आज की पेड़ी पे नहीं मैं नहीं आऊँगा आज के बाद। फिर ऐसा मैं बोल रही है। मैं दवा पी के आत्महत्या ये करने की बात यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये काले इन बच्चों के हाथ और मुंह पे नहीं, ये सिस्टम की उस अनदेखी के मुंह पे लगी है, जिसका शिकार ये परिवार बीते 6 सालों से हो रहा है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन आखिर इस मामले में किस तरह का एक्शन लेता है। महाराष्ट्र से आई आयकर विभाग की टीम ने सेंधवा के मंजित ग्रुप के 3 फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जिले
स्थित मंजित ग्रुप की फैक्ट्रियों पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है। यही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा मंजित ग्रुप के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात स्थित फैक्ट्रियों पर भी छापामार कार्रवाई की है। गौरतलब है कि मंजित ग्रुप कॉटन व्यवसाय में एक बड़ा नाम के रूप में जाना जाता है। हालांकि पूरे मामले में आयकर विभाग जो महाराष्ट्र से टीम आई है उसने मीडिया से दूरी बनाए रखी, लेकिन जब मामले में आयकर विभाग के मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मामले की जानकारी होने से इनकार किया है। हालांकि पूरे मामले में बड़वानी एसपी DR तेनीवार ने इस बात की पुष्टि की है कि औरंगाबाद से आई आयकर विभाग की टीम के द्वारा सेंधवा में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कार्रवाई कितनी लंबी चलेगी यह कह पाना अभी मुश्किल है। मध्य प्रदेश की दवाएं अब इंटरनेशनल स्तर पर जानी जाए, इसके लिए सरकार ने एक नई स्कीम तैयार की है। नई योजना के तहत मध्य प्रदेश की बनी जो भी दवाइयां होंगी वो WHO के मानक स्तर पर खरी उतरती हुई दिखाई देंगी। इसके लिए आयुष विभाग ने अपनी कमर कस ली है और तैयारी कर रहे हैं अब वो ब्रांडिंग करने की, ताकि दवाओं का स्तर सुधारा जाए और लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। प्रदेश में न केवल सरकारी अस्पतालों के इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवाइयों के मानक को सुधार कर सरकार का मिशन जनता को स्वास्थ्य का अधिकार देना है, बल्कि इन दवाओं की ब्रांडिंग कर सरकार रोजगार के नए विकल्प में भी इसे चुनकर लाने की तैयारी में है। पहले सरकार की नीति थी कि लोकल रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से प्रदेश की लोकल मेड दवाइयों की सप्लाई राज्य के शासकीय अस्पतालों में की जाए, लेकिन मरीजों की ओर से ये शिकायत मिलती रही कि ये दवाएं उनके मर्ज की पीड़ा को कम करने में कामगार साबित नहीं हो रही हैं। ऐसे में सरकार का फोकस न केवल अपनी स्टेटमेंट दवाइयों की क्वालिटी को सुधारना बना, बल्कि सुधार कर इन दवाइयों की सप्लाई और ब्रांडिंग इंटरनेशनल लेवल पर करना भी बना। नेशनल हेल्थ मिशन के डिप्टी डायरेक्टर पंकज शुक्ला ने बताया कि सरकार के सेट किए गए एजेंडे में दवाओं को नए स्तर से बनाए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। यूँ तो सरकार का पहला टारगेट अपने वचन पत्र को पूरा करने में लगा हुआ है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर भी है कि एक योजना के तहत कई अलग विभिन्न वर्गों को कैसे लाभान्वित किया जाए। इस योजना से जहां मेडिकल स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचेगा, तो वहीं किसान और मेडिकल कंपनीज भी लाभान्वित होते दिखाई देंगे। तो देश की सबसे बड़ी सारंग गन का सफल परीक्षण आज जबलपुर के LPR रेंज में हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही वो पहला मौका रहा जब जबलपुर के LPR रेंज में इतनी बड़ी गन का परीक्षण किया गया हो। इसके साथ ही साथ आज का दिन बेहद उपलब्धि भरा भी है, क्योंकि आज के ही दिन ये संभव हो पाया कि किसी गन का निर्माण, उसका मॉडिफिकेशन और उसका परीक्षण भी, जो गन फायर रेंज है, वो भी एक शहर जबलपुर में हो पाया, जो कि पूरे भारत में ऐसा पहला शहर बन के उभरा है। तमाम जो सेना के अधिकारी रहे, पूरी फैक्ट्री कर्मचारी जो लगातार इसके निर्माण में लगे रहे, उनके लिए भी बेहद गौरवशाली पल ये है, जो कि अब सीधे सेना के पास ये गन जा सकेगी और सेना की ताकत को भी ये दोगुना करने वाली है। मारक क्षमता जो है वो उसकी बढ़ा दी गई है। 39 किलोमीटर के आसपास की इसकी मारक क्षमता है। 155 mm का कैलिबर जो है वो इसमें लगा दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं इस पूरी गन को खासे अच्छे तरीके से अपग्रेड कर दिया गया है, जो कि सेना के बेहद उपयोग में आने वाली और दुश्मनों के भी छक्के जो है वो यहाँ पर ये छोड़ा सकती है। तो वाकई आज का जो दिन है वो न केवल सेना के लिए बल्कि जबलपुर शहर के लिए भी बड़ा उपलब्धि भरा कहा जा सकता है। कुछ और खबरें देखेंगे ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों के लिए एक बड़ी खबर है, जल्द ही इनकी रिहाई हो जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस A.K. पटनायक की कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और शुरुआती तौर पर अब 313 जो निर्दोष आदिवासी हैं उन्हें जेलों से रिहा किया जाएगा। सालों से इन आदिवासियों के जो बड़ी संख्या में जो आदिवासी अलग अलग जेलों में बंद हैं उनको लेकर आवाज़ उठाई जाती रही है। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में विधानसभा के चुनाव के समय में अपने घोषणा पत्र में इस बात को लेकर घोषणा की थी कि जैसे उनकी कांग्रेस जैसे ही सरकार में आएगी वैसे ही इन आदिवासियों को रिहा किया जाएगा और इसके बाद में इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। रिटायर्ड जस्टिस A.K. पटनायक ने अपनी रिपोर्ट में जब सौंपी उसके बाद में सब शुरुआती तौर पर जो 313 आदिवासी है उनकी रिहाई का फैसला किया गया है और इनके जो जरूरी दस्तावेज है वो विभिन्न न्यायालयों को सौंपे गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी के शुरुआती सप्ताह या आखिरी पखवाड़े में इन आदिवासियों को रिहा कर दिया जाएगा और उसके बाद में दूसरा जो चरण होगा उसमें गंभीर धाराओं में बंद आदिवासियों की रिहाई को लेकर प्रोसेस शुरू किया जाएगा।
ये बार बार आरोप लगते रहे हैं कि बिना वजह इन आदिवासियों को जेल में ठूस दिया गया था। चाहे मानवाधिकार कार्यकर्ता हो, चाहे जब कांग्रेस विपक्ष में थी, लगातार इन आदिवासियों को जेलों में ठूसने को लेकर सवाल उठा रही थी और इसको लेकर बीजेपी की सरकार हमेशा कटघरे में रही है। जाहिर तौर पर सत्ता पर भी सवाल उठते हैं, उस समय की जो सरकार थी उस पर भी सवाल उठते हैं और देखना ये है कि इस पूरी रिहाई के मसले में आगे और किस किस तरह के खुलासे होते हैं। इसी खारून नदी के पानी की सप्लाई पूरे राजधानी रायपुर में होती है और भाटा गांव स्थित 150 MLT पानी टंकी में सफाई का काम चालू है। 2010 में इस पानी टंकी का निर्माण हुआ है, तब से लेकर के अब तक एक बार भी सफाई नहीं हुई है। अभी 70 से 80 कर्मचारी हैं और पूरा इंजीनियरों का जो टीम है वो यहाँ पर लगा हुआ है और सफाई का काम जारी है। लगभग 6 से लेकर 8 घंटे तक यहाँ पर सफाई का काम चालू होगा। उसके बाद ही जो राजधानी रायपुर में पानी की सप्लाई है, आपूर्ति है, वो शुरू हो सकेगी। अभी जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी की जो आपूर्ति चालू करने में लगभग 8 घंटे का समय लगेगा और इससे भी जो है अलग बात यह है कि 2010 से यहाँ पर इस पानी टंकी में कीचड़ जमा हुआ है, जिसकी सफाई करने में और जो है समय लग सकता है। अभी वाल्व खोलने का काम चालू है, लेकिन अभी तक वाल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो सका है। यही वजह है कि राजधानी वासियों को लगभग 8 घंटे तक पानी की जो है सप्लाई नहीं हो सकेगी। अगर तय समय में सप्लाई हो सकती है तभी जो है नगर वासियों को पानी मिल सकेगा, नहीं तो फिर पानी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और 19 पानी टंकी ऐसे हैं राजधानी के जिसमें सप्लाई नहीं होगी, तो 70% जो आबादी है, अगर समय लेट लगता है, सफाई मेंटेनेंस में जो है समय लगता है, तो कहा जा सकता है कि वो प्यासे रह सकते हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जैसे जैसे तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं और अजीत जोगी लगातार जिस तरह से प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, वैसे राजनीतिक समीकरण वो बदल सकते हैं। और जिस तरह से वो लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर अपने पार्टी के जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं और लगातार राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अजीत जोगी तूफानी दौरा कर कर पार्टी के समर्थक, जो उनके कार्यकर्ता और जो उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके जो पक्ष में वोट मांग रहे हैं, वो कितना कामयाब हो पाते हैं। ये तो आने वाली 28 और 31 जनवरी और साथ ही 3 फरवरी को जो 3 चरणों में चुनाव होगा, मतदान होगा, साथ ही इन तीनों चरणों में जिस तरह से मतगणना भी होनी है, तो पता परिणाम आने के बाद ही चलेगा कि अजीत जोगी कितना जादू आम जनता में बचा है या उनका जादू खत्म हो चुका है। बालोद जिले में बाघ का दहशत फिर एक बार देखने को मिला है। लगातार पिछले 15 दिनों से रुक कर जो बाघ को देखने की पुष्टि हुई है। इस दौरान कई ग्रामीणों ने भी बाघ को देखने की बात कही है और दूसरी तरफ वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई, लेकिन वन विभाग को किसी तरह की सफलता नहीं मिली। जबकि दूसरी तरफ अब जो बाघ है, जो बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के जो आमाडूला वनांचल क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और पिछले 3 दिनों में एक नील गाय और 2 गाय का अपना शिकार बनाया है। और इस बीच जो बाघ है डोंडी वन परिक्षेत्र से कांकेर वन परिक्षेत्र की तरफ मूव करने की भी बात सामने आई है। बहरहाल देखना होगा कि वन विभाग को पिछले 15 दिनों से चकमा देने वाले इस बाघ को क्या बालोद वन विभाग पकड़ पाने में सफल हो पाती है या नहीं। भिलाई की सबसे पॉश कॉलोनी माने जाने वाली इंटरनेशनल कॉलोनी के परिजात कॉलोनी में आज 3 लोगों की लाश पाए जाने से सनसनी फैल गई। घटना परिजात कॉलोनी में घटी थी, जहां पर एक कमरे में एक महिला पुरुष सहित एक नवजात बच्ची की लाश मिली थी। इस घटना के बाद में सारे शहर में हड़कंप मच गया। तत्काल सूचना मिलने के बाद में आज पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर पुलिस के तमाम अधिकारीगण यहाँ पर पहुंचे और मामले की जाँच की गई। मामले में ये पाया गया कि एक व्यक्ति जो अज्ञात है, वहीं जो महिला जो थी वो यहाँ पे करीब 8 महीने से रह रही थी। उसका नवजात, उसका करीब 1.5 महीने की बच्ची थी उसकी, वो वहाँ पर रह रही थी। उन दोनों की लाश यहाँ पर पाई गई है और सबसे खास बात ये है कि महिला और पुरुष दोनों के हाथ पे टेप बंधे हुए थे। इस वजह से ये पूरा मामला जो है वो मर्डर से संबंधित नज़र आ रहा है। पुलिस की जाँच में अब तक जो सामने आया है उसमें यह है कि जो महिला है वो उसका नाम है मंजू सूर्यवंशी नाम से शिनाख्त हुई है। वहीं
जो पुरुष है उसको वो अज्ञात है। महिला की पूर्व में भी विवाह हो चुका था। वो करीब एक विवाह होने के बाद में उसने दोबारा वो विवाह किया था और उस रवि शर्मा नाम के व्यक्ति से उसका विवाह हुआ था, जिसके बाद में वो यहाँ पर करीब 8 महीने से रह रही थी। पुलिस को कमरा है, वहाँ पर एक चौक से लिखा हुआ एक नोट पाया गया जिसमें संजय का नाम सामने आया है। संजय बताया जा रहा है कि जो मृतका जो है उसका पूर्व का आशिक रहा है। तो फिलहाल इस पूरी घटना के बाद में आज सारे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और ये जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये पूरी घटना को अंजाम देने की वजह क्या थी। लेकिन इतना जो प्राथमिक तौर पर समझ में आ रहा है कि वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला और चरित्र को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। फेसबुक पर जुड़े /news18mp /news18cg, ट्विटर हैंडल @news18mp @news18cg और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार।